थंडरबोल्ट्स देख लिए और अब एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन समझना चाहते हो, जो कि फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि सही में कई मेजर कनेक्शंस हैं सिर्फ एक पोस्ट क्रेडिट सीन से, जो कि कुछ ऑडियंस मिस कर दिए होंगे। पहले एंडिंग की बात कर लेते हैं। तो एंडिंग में हम ओवरऑल ये देखते हैं कि थंडरबोल्ट्स को वैलेंटीना मीडिया के सामने एज न्यू अवेंजर्स इंट्रोड्यूस कर देती है। थंडरबोल्ट्स पे जो स्टार था, एस्ट्रिक्स था, उसका मतलब यही था कि बाद में इसका टाइटल चेंज होने वाला है। वैसे ये डिटेल मैंने इसके ट्रेलर ब्रेकडाउन में भी रिवील किया ही था, ये बात बोली ही थी कि भाई इस टीम का नाम चेंज होने वाला है, ये बात कंफर्म समझो, और यहाँ ये कंफर्म हो भी गया। हालांकि पर्सनली आई फील कि इस टीम का नाम डार्क अवेंजर्स होना चाहिए था, थोड़ा वो फील भी आता है एंड इन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी पे सूट भी करता है। अगर कॉमिक बुक के पेजेस को पलटे तो भाई ओरिजिनल अवेंजर्स की टीम डिसअसेंबल होने के बाद वहां भी ऐसे कई टीम्स बने थे, जिसमें एक स्टोरी लाइन में न्यू अवेंजर्स भी रह चुकी है और दूसरे स्टोरी लाइन में डार्क अवेंजर्स भी। इन दोनों ही टीम का पार्ट सेंट्री रह चुका है, दोनों ही टीम में इवन यूएस एजेंट भी एक कांस्टेंट मेंबर रह चुका है। बट सॉर्ट ऑफ ये दोनों ही टीम अक्सर चेंज होते रहते हैं, मतलब इनके मेंबर्स चेंज होते रहते हैं। अब न्यू अवेंजर्स को सेटअप ही इसलिए किया गया है क्योंकि इनका मेजर रोल अवेंजर्स डूम्सडे में रहेगा। थंडरबोल्ट्स की पूरी कास्ट वहां दिखेगी, ये ऑफिशियली कंफर्म्ड है। अब आते हैं मिड क्रेडिट सीन पे। ये सीन बस ह्यूमर के लिए ऐड किया गया था, जहां पूरी मूवी में एक रनिंग जोक चल रहा था कि कैसे रेड गार्डियन ये चाहता है कि उनकी टीम बने, उनके मर्चेंडाइज बिके, खिलौने बिके, तो इस पोस्ट क्रेडिट सीन में वही होता है। न्यू अवेंजर्स के नाम का सीरियल बॉक्स स्टोर में बिक रहा होता है एंड वो एक कस्टमर को इसे बेचने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई ये लो, ये बेटर है। साथ ही वो ट्राई करता है कि लोग उसे पहचाने, बट वो लड़की उसको नहीं पहचानती है। तो हाँ, यहाँ पर नथिंग सीरियस, ह्यूमर वाली बात थी। लेकिन एंड क्रेडिट सीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा सीन भी है। आई गेस वन ऑफ द बिगेस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में से ये एक होगा, और सही में इसमें से कई सारे डिटेल्स भी बाहर निकलते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ टाइमलाइन क्लियर कर दिया जाता है कि भाई थंडरबोल्ट्स मूवी में हुए इवेंट्स के 14 महीने बाद की ये पोस्ट क्रेडिट सीन है। हम यहाँ न्यू अवेंजर्स के सारे मेंबर्स को अवेंजर्स टावर के अंदर देखते हैं। अब जिनको नहीं पता या याद नहीं है, उनके लिए याद दिला देता हूँ कि ये टावर इनिशियली एमसीयू में एज स्टार्क टावर था। लेटर टोनी स्टार्क ने इस टावर को अवेंजर्स टावर का हेडक्वार्टर बना दिया था एंड इसे सब एज अवेंजर्स टावर बुलाने लगे थे। देन अवेंजर्स का न्यू हेडक्वार्टर बनने के बाद इस टावर को टोनी ने वैलेंटीना को बेच दिया एंड उसने इस टावर का नाम रखा वॉच टावर, जो कि कॉमिक बुक में सेंट्री का हेडक्वार्टर हुआ करता था। एंड नाउ न्यू अवेंजर्स के रिटर्न के बाद अब ये वॉच टावर फिर से अवेंजर्स टावर हो चुका है। सॉर्ट ऑफ एक फुल सर्किल हो चुका है, जहां से शुरुआत हुई थी वापस वहां आ चुका है। अब यहाँ इन सारे न्यू मेंबर्स के डिस्कशन से भी कई सारे डिटेल्स निकल कर बाहर आते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये नोटिस करते हैं कि भाई अवेंजर्स नाम और उनका लोगो यूज करने से कॉपीराइट इशू हो रहा है। मतलब कॉपीराइट सिर्फ हम यूट्यूबर्स को नहीं, इन सबको भी होता है। सैम विल्सन नहीं चाहता कि येलिना या घोस्ट या इवन यूएस एजेंट जैसे एंटी हीरोज जिनका पास्ट रिकॉर्ड बहुत खराब है, वो अवेंजर्स का टाइटल यूज करें। बकी बोलता है कि सैम मान नहीं रहा है और मे बी वो केस भी करने वाला है। रेड गार्डियन इसका सॉल्यूशन देता है कि अवेंजर्स के स्पेलिंग में एस की जगह वो लोग जेड का यूज कर सकते हैं, तो कॉपीराइट का इशू नहीं होगा। सॉर्ट ऑफ ये पोर्शन ह्यूमर के लिए था, फ्यूचर में इतना इंपैक्ट नहीं होगा। भाई जब सीरियस खतरा आने वाला होता है तो किसी को सोकोविया अकॉर्ड्स नहीं पड़ी थी, तो ये तो बस छोटा सा ट्रेडमार्क इशू है। सेकंड इंपॉर्टेंट डिटेल जो निकल कर यहाँ से आती है वो है बॉब की तरफ से। वो बोलता है कि जैसे ही वो फिर से सेंट्री बनेगा, पावर यूज करेगा, उसकी दूसरी आइडेंटिटी वॉइड उस पे फिर से हावी हो सकती है। बेसिकली मूवी में एक बार तो उन्होंने वॉइड को रोक दिया, बट वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। कॉमिक बुक में भी ऐसा ही था, क्योंकि वॉइड सेंट्री के ही विद इन एग्जिस्ट करता है, तो वॉइड तभी मरेगा जब सेंट्री खुद मरेगा। ये टोटली अब बॉब पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकता है। तो हाँ, डूम्सडे के लिए ये समझ लो कि ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर लेवल में हम लोग जानते भी हैं कि भाई सेंट्री कितना ज्यादा स्ट्रांग है, उसका छोटा सा रूप हमने इस मूवी में देखा है। तो हाँ, सेंट्री अपने सेंट्री वाले रूप में फिर से रिटर्न करेगा, ये बात कंफर्म समझो। फाइनली थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है इस पोस्ट क्रेडिट सीन में, वो है फैंटास्टिक फोर का इंटर डायमेंशनल स्पेसशिप। येलेना को अपने रडार पे वार्निंग मिलती है कि कोई इंटर डायमेंशनल स्पेसशिप उनके स्पेस एरिया में घुस रहा है, और हमें विजुअल मिलता है फैंटास्टिक फोर के शिप का, जो कि डायरेक्ट कनेक्ट होता है एमसीयू की नेक्स्ट मूवी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से। आई गेस उसके ट्रेलर में भी हमें ऐसी ही एक सिमिलर शिप दिखाई गई थी। और अगर स्टोरी वाइज देखोगे तो ये सीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा फैंटास्टिक फोर की अपकमिंग मूवी के लिए स्पॉइलर हो सकता है इफ मेरी ये थ्योरी सही हुई तो देखो, मोस्टली ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन है जहां पर फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स अपना यूनिवर्स छोड़कर अर्थ 616 में आ रहे हैं, ये सीन फर्स्ट स्टेप्स के एंडिंग का होगा। मतलब वो मूवी जब एंड हो जाएगी तब हम उनके मेंबर्स को इस यूनिवर्स में आता हुआ देखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि भाई कोई अपना यूनिवर्स छोड़कर इस यूनिवर्स में क्यों ही आएगा। अब वैसे ऑफिशियली ये आंसर हमें नेक्स्ट मूवी में ही मिलेगा, बट हाँ, गेस करना, फैन थ्योरी बनाना
इजी हो जाता है, और वो पॉप कल्चर डिस्कशन ही क्या जहां फैन थ्योरीज डिस्कस ना हो। तो हाँ, यहाँ दो सिनेरियोज हो सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो तो ये होगा कि भाई गैलेक्टस आएगा, उनका डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके बाद उनको अपने यूनिवर्स से अर्थ 616 में आना पड़ेगा। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। आई फील कि फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस को किसी तरीके से तो भाई रोक ही देंगे। और यहीं पर आता है मेरा सेकंड फैन थ्योरी, जिसमें मेरे अकॉर्डिंग फैंटास्टिक फोर में पहले गैलेक्टस तो आएगा ही, बट यहाँ डॉक्टर डूम की भी एंट्री होगी। अब भले ही वो एंट्री 4-5 मिनट की हो, बस छोटा सा कैमियो क्यों ना हो, पर हाँ डॉक्टर डूम वहां दिखेगा मोस्टली, जिसके बाद इनकर्जन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यूनिवर्स का कोलिजन होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कॉमिक बुक्स में भी हुआ था। रीड रिचर्ड्स को इनकर्जन का रीजन पता चलेगा कि भाई मल्टीवर्स और डॉक्टर डूम दोनों ही हैं। इस इनकर्जन में फैंटास्टिक फोर का जो यूनिवर्स है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट मल्टीवर्स पे रिसर्च करते करते उनको लोकी के बारे में पता चल सकता है, जो कि अर्थ 616 का था। जिसके बाद रीड रिचर्ड्स में भी डिसाइड करे कि लोकी के बारे में और जानना जरूरी है, तो उसके लिए लोकी के यूनिवर्स से बेटर जगह क्या हो सकती है। तो बेसिकली अपने यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन के बाद फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 पे दो रीजन से आएंगे। पहला तो भाई डॉक्टर डूम के आने की वार्निंग देने के लिए, और दूसरा अर्थ 616 के लोकी के बारे में और डिटेल लेने के लिए, क्योंकि वो अभी गॉड ऑफ मल्टीवर्स बना बैठा है। तो हाँ, सॉर्ट ऑफ ये एक फैन थ्योरी थी जो कि इस पोस्ट क्रेडिट सीन से निकल कर आती है। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। अब ये सही होगा या नहीं ये तो टाइम ही बताएगा, बट आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। थंडरबोल्ट्स का मेरा रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखिए, एंड सेंट्री की कॉमिक बुक स्टोरी जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।